Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 10th November, so let's get started. Now before starting, let me tell you that I have already uploaded a separate lecture on deep fake in our mains 450 series this morning itself. Alright, so complete it from there because that's extremely an important topic for your mains 24. चलिए, तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा का केस डिस्कस किया था हमने कल भी। ठीक है, इस पर भी मैं आपको 450 प्लस में ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ। एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, ओके, पार्लियामेंट्री प्रोब क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, एवरीथिंग हमने वहां पे डिस्कस की है। तो यहाँ पर फिलहाल बस इतना ही जानना है कि 17 लोकसभा जो कि करंट लोकसभा है, इससे इनको एक्सपेल करने का रिकमेंडेशन दिया है कमेटी ने। ओके, अब ये सब कुछ स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो इस रिकमेंडेशन को ये इस रिकमेंडेशन को लेकर आते हैं हाउस के सामने या नहीं लेकर आते हैं। तो ऑल आइज विल बी सेट ऑन स्पीकर हिमसेल्फ। और इन्हें एक्सपेल किस लिए किया जा रहा है? फॉर अनएथिकल कंडक्ट एंड सीरियस मिस डिमेनॉट्स। नाउ और उसके साथ साथ कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया है कि देयर शुड बी एन इंटेंस लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट इन टाइम बाउंड मैनर इन व्यू ऑफ हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अनएथिकल, हीनस एंड क्रिमिनल कंडक्ट। और इनका केस क्या था? अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो केस ये था कि एक बिजनेसमैन थे हीरानंदानी, उनसे ये पैसे लेती थी, ठीक है, और बदले में ये क्वेश्चन पुट अप करती थी पार्लियामेंट में कि कौन से क्वेश्चन लेने। क्यों? क्योंकि अगर इनको कहा जाता था अडानी ग्रुप के अगेंस्ट क्वेश्चन रेज कीजिए, उससे क्या होगा, उसके शेयर्स गिरेंगे और मेरे बिजनेस को ज्यादा फायदा होगा। इस तरह की बातें इनके सामने आई है। और हीरानंदानी जो है, इन्होंने खुद कन्फेस किया है कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करता था और इवन इनके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी मेरे पास थे और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन खुद पुट अप कर देता था पार्लियामेंट के सामने। ऑलराइट, तो यहाँ पर सारे केस आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि आप अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ लें इसको। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दोनों के लिए होते हैं, इंडिविजुअल एमपी के लिए भी और इंडिविजुअल के अलावा कलेक्टिवली जो पूरा हाउस एंजॉय करता है उसमें भी। ठीक है, तो ये टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करें। मुझे जहां तक लगता है ये जरूर आपको मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। चलिए, यहाँ पर 10 में से 6 मेंबर ने रेकमेंड किया है कि यस शी शुड बी एक्सपेल, जबकि 4 ने अपोज किया है। एंड एक और पैटर्न ये देखा जाता है कि सीधे जितने भी बीजेपी के लोग हैं ना, उन सब ने सपोर्ट किया है कि इनको एक्सपेल कर दीजिए। और यहाँ पर जो एक और फिफ्थ तो एनडीए के हो गए और एक और जो है वो वाइफ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में आ गए। ओके, और जो 4 अपोज कर रहे हैं वो सीधे सीधे अपोजिशन पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन देखा जा रहा है। ओके, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द केस, सीधे जो जिस पार्टी से है उसके अलोंग ही वोटिंग हो रही है। क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से मुझसे इंक्वायरी की गई ना, वो एक तरह से वस्त्र हरण जैसा था, द्रौपदी के वस्त्र हरण वाली जो कहानी है। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आप होटल में थी इस तारीख को, तो आप होटल में किसके साथ थी? ओके, कई बार कि आपने किस तरह के कपड़े पहने थे उस वक्त, मतलब इस तरह के सवाल पूछे गए हैं जो उनको लगता है कि ये तो वस्त्र हरण करने जैसी बात है। राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अराउंड 40% के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। राइट, तो इसी के अगेंस्ट ये बोला जाता है कि ये जो हमारे एमपी एमएलए हैं, इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जो इनके अगेंस्ट जो भी केस चल रहे हैं हमारे सिलेक्टेड एमपी एमएलए के अगेंस्ट, उसको फास्ट ट्रैक मोड में रिजॉल्व करे। क्योंकि देखिए होता है क्या है, अगर लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाता है तो वो फिर जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसका मिसयूज करता है अपने अगेंस्ट केस को स्टॉल करने के लिए, उस पनिशमेंट से बचने के लिए। अब यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले सकते, बट एक रिसेंटली जिनके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, उन्होंने खुद भी एक अपने इंटरव्यू में कबूल किया है कि हमारे हाथ से सिर्फ एक हत्या हुई है। और तो इस तरह के जरूरी है कि स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, सेइंग दैट द क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट मेंबर ऑफ एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द हाई कोर्ट टू सेट अप स्पेशल बेंचेस टू मॉनिटर ट्रायल इन ओवर 5000 सच केसेस फॉर देयर स्पीडी डिस्पोजल। ओके, और इन्होंने कहा है कि पहले उन केसेस को प्रायोरिटी पे रखिए विच आर पनिशेबल बाय विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी, एंड उसके बाद उन केसेस को जिनमें सजा 5 या उससे ज्यादा साल की हो सकती है। इसके लिए ना एक कमेटी का रिकमेंडेशन और था जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, कि ये जो भी एमपी एमएलए इलेक्ट होके आ रहे हैं,
कि अब चुनाव जीत गए वो अपनी जगह है, बट अब कोर्ट को कहिए कि विद इन 6 मंथ इनके केसेस का निपटारा कीजिए बिफोर टेकिंग ओथ। ओके, ये हाउस में आए या ओथ लें उससे पहले 6 महीने तक आप इनका केस पूरी तरीके से डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही ये संसद में या लेजिस्लेचर में पैर रख सकते हैं। ओके, तो दैट वाज नॉट अ बैड रिकमेंडेशन कि आप चुनाव जीत गए ठीक है, बट अभी रुकिए, विद इन 6 मंथ्स आपके केस का फैसला होगा उसके बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, ये जो चाइना का शेंजन प्रोविंस है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं सिर्फ। ठीक है, तो दिल्ली भी कह रहा है कि हम भी वही कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 80% जो हमारी फ्लीट होगी बसेस की वो इलेक्ट्रिक बसेस हों। तो अभी टोटल हमारे दिल्ली में है 7,000 पब्लिक बसेस चलती हैं। ओके, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको पूरी तरीके से नहीं तो एटलीस्ट 80% जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक हों, क्योंकि चाइना के शंजान में अगर आप देखेंगे तो 16,000 ई बसेस चलती हैं। ओके, ऑल दी बसेस एंड टैक्सीज आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे दिल्ली में भी ई रिक्शा बहुत कॉमन है अब तो। ओके, इसके अलावा बसेस की बात है तो अराउंड 7,000 बसेस हैं, जिनमें से 3,000 रिटायर होने वाली हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये जो रिटायर हो रही हैं बसेस, इनमें एटलीस्ट जो भी अब न्यू बसेस ली जाएं वो सब इलेक्ट्रिक हों, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बाय 2025 हमारी जो टोटल बसेस हैं दिल्ली शहर में वो 8,000 तक हो सकती हैं। Delhi has around 1,000 buses on road. Out of 7,000, 1,000 are electric buses, and order for another 5,800 electric buses has been placed. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं आपको अधिकतर बताता हूँ कि कई बार कुछ फॉरेन फर्म्स आपको सीधे इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देते हैं और रिटर्न में आप क्या करते हो, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो इनडायरेक्टली। ओके, तो वैसे ही कुछ जापानीज कंपनी फूजी सिल्वरटेक के साथ हुआ है। अब फूजी सिल्वरटेक पहले से एक्टिव है। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में, उसमें इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किया था, तो ये पहले से गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में है। दूसरा, ये जो हमारा ये बना है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहाँ पर इन्होंने फायर प्रूफ सिस्टम डेवलप करने में मदद की है। ओके, तो पहले से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, यूपी में जो यमुना एक्सप्रेस वे के अराउंड एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहा है, वहां पर इनको कुछ लैंड एलोकेट किया गया कई एकड़ में 75% सब्सिडी के साथ। लैंड सब्सिडी अंडर इट्स न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये एक जापानीज कंपनी फूजी सिल्वरटेक को दिया जा रहा है। इट इज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रीकास्ट कंक्रीट बनाता है। ओके, तो इनको ये लैंड दिया जा रहा है। पहले ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। उसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में फायर रेजिस्टेंट अंडरग्राउंड सिस्टम डेवलप किया है इन्होंने। एंड इट इज प्लानिंग ओवर 100 करोड़ एफडीआई इन यूपी। इन्हें 20 एकर्स ऑफ लैंड दिया गया है इन सेक्टर 32 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। इसको पूरा नाम है इसका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। okay, इसके अंडर में दिया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट द बेनिफिट अंडर एफडीआई कैटेगरी ऑफ द पॉलिसी एंड लैंड एट 75 सब्सिडाइज रेट। अब देखिए, बात वहां आ जाती है कि हम जब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं 50 लाख 1 करोड़ के अंदर की, उनको जब लैंड लेना होता है ना बिजनेस के, तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट है उनके लिए। आज आपको भी अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले तो लैंड लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह की सब्सिडी आप दीजिए वो ठीक है, लेकिन फिर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी दीजिए। ओके, आफ्टर ये तो वो लोग हैं ना जो आपको पूरा टैक्स भी दे रहे हैं, पूरी लाइफ आपको टैक्स देते हैं। ओके, तो इस तरह की सब्सिडीज इन छोटी इंडस्ट्रीज को भी देना जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली 11 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करते हैं। बड़ी कंपनीज जनरेट नहीं करती हैं आपके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ये जनरेट करते हैं छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में। ओके, हम कंट्री का 40% जो एक्सपोर्ट है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करती हैं। ओके, सो इस तरह के बेनिफिट्स हमें अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी देने चाहिए। चलिए, पंजाब को कहा गया है कि आप भी उस तरह के इंसेंटिव दीजिए फार्मर्स को, उस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए ताकि हरियाणा की तरह आप भी ये जो फार्म फायर है इसको रोक सकें। जैसे फार्म फायर के इंस्टेंट्स देखिए, पंजाब में कितने आए, 639, हरियाणा में सिर्फ 27। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, काफी इंसेंटिव दिए हैं कि आप मशीनरीज वगैरह का यूज कीजिए। ठीक है, आप ये जो फार्म आपका प्रोड्यूस बच रहा है क्रॉप रेसिड्यू, इसको पैलेट्स में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद इस पैलेट्स को हम दे देंगे नेशनल थर्मल पावर प्लांट को। ओके, वहां पर चला जाएगा तो वहां पर ये कोल के साथ बर्न होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करेगा। और आप ये जो हमें दोगे क्रॉप रेसिड्यू काट के पैलेट्स बनाने के लिए, इससे आपको अल्टीमेटली इनकम भी होगी। ठीक, तो पंजाब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं अच्छा खासा फेलियर है इस चीज में कि आप अब तक रोक नहीं पाए इन चीजों को।
रही बात इस बॉडी की, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये सब मैं ऑलरेडी अपने आपके साथ मेंस 450 प्लस में डिस्कस कर चुका हूँ, ये बॉडी क्या होती है क्या नहीं। तो वहां से अगर आप पढ़ चुके हो तो बार बार अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, क्योंकि हम मेंस 450 प्लस में जो भी देखते हैं ना वो आपके मेंस में काम आएगा, वो अपनी जगह है। बट ये डेली आपके न्यूज़पेपर में जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना सेम न्यूज को बार बार पढ़ के, वो टाइम सेव होगा आपका। तो आपका न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो डेली, तो प्लीज मेंस 450 सीरीज को आप सीरियसली लें। नेक्स्ट इज कि जो क्रिमिनल लॉस बिल लेकर आए थे हम, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसमें काफी चेंजेस सजेस्ट किए थे पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि आपने बहुत आनंद फानंद में लाया, उसको बहुत जल्दबाजी में किया है, दैट्स मूव विद कॉशन एंड अच्छे से डिजाइन करते हैं। तो सेंटर ने कहा ओके, हम आप जो भी चेंजेस रेकमेंड करेंगे हम उस पर डिसाइड करेंगे, ओके। फिर इन बिल्स को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाएगा विंटर सेशन में। इसी मैंने आपके साथ उस टाइम ये बिल डिस्कस करने से मना कर दिया था, बिकॉज अभी हमें काफ़ी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जब ये फाइनल फॉर्म में आएंगे तब हम करेंगे, ठीक है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अब पहली बार ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे पहुंचा है, 34 जजेस, ओके। तो कई बार क्या होता है, कोलिजियम रेकमेंड करता है, गवर्नमेंट उसको पेंडिंग रखती है और अपॉइंटमेंट नहीं करती थी, बट फाइनली अभी ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ क्या है, 34। कोलिजियम क्या होता है ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है, आपके लक्ष्मीकांत ने भी दिया है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये सब उसमें से देख लेना, रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है। यहाँ पर बिहार ने अपना जो रिजर्वेशन कोटा कैप था उसको 50% से बढ़ा के 65% कर दिया है। अब एक सीधी सी बात है कि पहली बात तो गवर्नर्स को एसेंट देंगे नहीं, ओके। और अगर वो दे भी देते हैं तो ये जाके सीधे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 50% की सीलिंग को ब्रेक किया है, जो कि गवर्नमेंट ने किस में लगाई थी, इंदिरा सौहाने केस में। राइट। अब आप कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस में भी ब्रीच हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने ये स्टैंड किया था कि ये जो 50% की सीलिंग है ये सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बेस्ड थी। ईडब्ल्यूएस जो आया है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे आया है, तो उसको हम इस सीलिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था, ओके। ऑब्वियसली फ्लॉड ओपिनियन था एकदम। और ये 60% तो सिर्फ इसका है, ये ओबीसी एससी एससी का कोटा है, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस का भी जोड़ देंगे आप, तो 75% रिजर्वेशन हो चुका है बिहार में। बट ऑब्वियसली बात है कि वो शायद स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में। वैसे तो गवर्नर ही उसको एसेंट नहीं देंगे जहां तक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा के पास कर दिया था, अराउंड 73% समथिंग। तो वहां पर जो गवर्नर थी, मिस उइके, आई डोंट रिमेम्बर हर फुल नेम, ओके, शी स्टॉल्ड द बिल, उस पर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। और इसके अगेंस्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, वो प्रोटेस्ट में भी बैठ गए थे गवर्नर हाउस के सामने, बट इवन तब भी इसका कुछ नहीं हुआ है। तो केस अभी तक पेंडिंग है। बाकी कल हमने आपके साथ केरल, तमिलनाडु इन सब के बिल डिस्कस किए थे, कि कैसे गवर्नर जो हैं वो 2-2 3-3 साल तक किसी बिल पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ओके। तो इसके अगेंस्ट केरल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई थी कि आप एक टाइमलाइन इंपोज कीजिए गवर्नर पे, कि आप इतने इतने महीने में या 1 साल में आप इस बिल पर कोई तो डिसीजन लीजिए, उसको एसेंट दीजिए या फिर उसको रिटर्न कर दीजिए हाउस को, बट एटलीस्ट टेक सम डिसीजन। आप सिर्फ उस पर बैठे हुए बिल पे, आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यार देखिए, ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप एक फिक्स टाइमलाइन में वो कीजिए। पार्लियामेंट चाहे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है गवर्नर पे, कि एक फिक्स टाइम फ्रेम में आपको डिसीजन लेना होगा, ओके, बट कोर्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज वो जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल एक्टिविज्म वाली बातें आ जाती हैं, फिर सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होता है, ओके। यहाँ पर इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिए। कमिटी ने अडॉप्ट किया है ये रिपोर्ट को बाय 6 वोट टू 4 अगेंस्ट में, 6 फेवर में। द रूल्स गवर्निंग प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमेटी, ये रूल्स हमें कहाँ मिलते हैं, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में, ओके। तो इसने रेकमेंड किया है कमेटी ने दैट आपको एक रिपोर्ट पेश करनी होगी एंड प्रेजेंट इट टू स्पीकर। उसके बाद फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि उनको ये रिपोर्ट टेबल पे रखनी है, मतलब हाउस के सामने रखनी है या नहीं रखनी है। द रिपोर्ट में ऑल्सो स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द हाउस, और रिपोर्ट में आप ये भी बता सकते हो कि हाउस को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, राइट। रूल नंबर याद नहीं रखना है, बट प्रोविजन क्या है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द हाउस। Before putting the question to the House, the rules say that Speaker may permit a debate on the motion not exceeding half an hour discussion. Okay, हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है इस रिपोर्ट पे, उसके बाद फिर आप एक मोशन ला सकते हो कि हाउस क्या डिसाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट पीजी,
तो देखिए पहले क्या है, ये नेक्स्ट एग्जाम लाया गया था कि जब आप मेडिकल से ग्रेजुएट होगे तो आपको ये एग्जाम देना होगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस का। ठीक है, अगर आप ये नेक्स्ट एग्जाम को पास करते हो मेडिकल में एमबीबीएस ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको ये लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देना होगा। फिर कहा गया कि एक काम करते हैं कि इसी नेक्स्ट एग्जाम के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा या नहीं। ठीक है, यानी कि इस एग्जाम से ये दो काम करना चाह रहे थे, एक तो लाइसेंस वाला भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन वाला भी। बट फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि अभी हम रेडी नहीं है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो नीट जो पीजी होता है ना, पीजी में एंट्रेंस आपका नीट के थ्रू ही होगा अभी। ठीक है, और ये जो लाइसेंस वाला भी सिस्टम था, इसको भी अभी थोड़ा हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, आगे चल के इस पे डिसाइड किया जाएगा। Now, students who want to pursue postgraduate medical education will have to qualify the NEET PG examination and not the next test. Okay, so it comes as a relief to the many students जो इसके against थे। Next will be a common examination for completing MBBS grant of medical licenses, okay, license one thing, and entering the PG courses, ये second thing। ये एक ही एग्जाम से होगी नेक्स्ट से, बट ये अभी लागू नहीं हो रहा है, शायद अगले साल से हो जाएगा। इट इज वे टू एंश्योर द यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये दो पार्ट में कंडक्ट होगा, पहला एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और सेकंड पार्ट टू होगा प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट। आफ्टर जब ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी एक साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप जो होती है ना, उसको कंप्लीट कर लोगे, तब आपको इसका पार्ट टू देना होगा। पार्ट वन एमसीक्यू आपको पहले देना होगा। और नेक्स्ट को मैंडेट किया गया अंडर जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया था उसके अंडर में। ओके, बट गवर्नमेंट ने अभी के लिए डेफर कर दिया है, देखते हैं कब लागू होता है, क्योंकि अभी इसमें सब कुछ डिसाइड करना है कि कंडक्ट कौन करेगा ये एग्जाम, क्या ये कॉलेज करेगा, यूनिवर्सिटी करेगी, या गवर्नमेंट करवाएगी, या कोई अलग ही बॉडी करवाएगी। ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस। ना अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हमारे एमपी एमएलए ये लोग हैं, ये मल्टीपल पेंशन लेते हैं। कहाँ गया यार, ते टेक मल्टीपल पेंशन, जितने टर्म्स उतनी पेंशन। कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो 7, 8, 10, 12 टर्म्स तक जीते हैं, 13 टर्म्स तक जीते हैं। हमारे यहाँ के जो है एमपी थे बाबूलाल गौर जी, ठीक है, अगर उनके एमपी एमएलए सब मिला लें तो 12-13 टर्म रहे हैं वो। और पंजाब में भी जब सरकार ने कहा था कि अब से एक ही पेंशन दी जाएगी, एक ही टर्म की, सारे टर्म्स की नहीं दी जाएगी, चाहे आप कितनी भी बार रहें, क्योंकि उनका कहना था भगवंत मान का कि लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं। ओके, और ये रिटायर नहीं हुए अभी, दे आर स्टिल इन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, वो अभी भी एमपी एमएलए हैं, उसके अलावा भी पेंशन ले रहे हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना, वो भी उस देश में जहां पर इस हद तक बेरोजगारी और इस हद तक युवा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास। तो ये जो लड़कियां हैं ये वर्क करती हैं डायल 112 हेल्पलाइन में। ओके, इनका कहना है ये प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है 4 दिन से, क्योंकि ना तो इनके पास जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि ये सब चीजें आउटसोर्स कर दी गई हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है उसको आउटसोर्स कर दी गई है, वो हायर करती है इनको और वो पे करती है, तो ये कोई प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ओके, ये आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा यूज की है, स्पेशली द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स कम रिक्रूट की जाए और आउटसोर्स किया जाए अधिकतर चीजें। ठीक है, और फिर पे स्केल भी बहुत बुरा है, जस्ट 11,400, एंड ये सैलरी इनकी पिछले 5 साल से इतनी ही है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब होती तो बढ़ती रहती सैलरी, लेकिन ये आउटसोर्स की गई है एक प्राइवेट कंपनी को, तो इनकी सैलरी 11,400 रुपए है पिछले 5 साल से। ओके, ये चाहती है कि हमारी सैलरी बढ़ा के 18,000 की जाए एटलीस्ट, बट जब ये प्रोटेस्ट में बैठी तो वहां के ऑफिशियल से क्या किया कि इनके टॉयलेट्स तक लॉक कर दिए, कि आप ऑफिस के सामने बैठे हो ना तो टॉयलेट्स भी लॉक हैं, आप जाइए जहां जाना है। ओके, सो ये है हमारी डेमोक्रेसी। 9 आवर्स शिफ्ट में काम करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया गया था तो वहां पे कंपनी चेंज हो गई, अब जिस नई कंपनी आई है उसने अभी तक ये भी श्योरिटी नहीं दी है कि आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी आगे, एंड आपकी सैलरी उन्होंने कहा है कि अभी उतनी रखिए जितनी पुरानी कंपनी आपको देती है, 11,400 रुपए, वो भी पिछले 5 साल से आपकी सैलरी यही है। इट इज रियली इनजस्टिस। नाउ सी व्हाट हैपेंड कि ये लोग जब सीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे तो लखनऊ पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग वुमेन ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग। दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स द सीएम रेसिडेंस। ओके, एंड इन्होंने रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 44 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एफआईआर लॉन्च की गई अगेंस्ट 5 वुमेन एंड 150 अनआइडेंटिफाइड वुमेन। एक तरफ जहां एमपी एमएलए मल्टीपल पेंशन ले रहे हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, वहां आप यूथ से ये चाहते हो कि आप 11,500 रुपए में काम करते रहिए, वो भी पिछले 5 साल से लगातार इसी सैलरी पर। ओके, एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट, आप उनके टॉयलेट्स लॉक कर दे रहे हो। ओके, कि प्रोटेस्ट करना है तो जाओ बाहर यूज करो, और उसके बाद फिर जब वो आप लोग नहीं सुनते हो तब जाके किसी को आगे बढ़ना पड़ता है कि वो अपने सीएम की तरफ जाता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसमें आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हो। पहले तो आपने गवर्नमेंट जॉब्स रिड्यूस करने के चक्कर में आपने सब कुछ आउटसोर्सिंग कर दिया है।
प्राइवेट कंपनी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, कोई पे स्केल नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद प्रोटेस्ट करें तो गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं, और अगर सीएम से डायरेक्ट मिलने जाएं तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यार विच इज रियली डिस्टर्बिंग फॉर दिस जनरेशन ऑफ यूथ। बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है यूथ, इतना बुरा टाइम शायद ही कभी देखा होगा। कम करना है तो ये पेंशन कम कर लीजिए ना, अगर सरकार का खर्चा ही कम करना है तो। एनीवे, चलिए। सी राजा मोहन, एंड आई ऑलवेज से इनके आर्टिकल्स मिस मत किया कीजिए, ही इज द बेस्ट पर्सन टू राइट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। ऑलराइट, तो अभी यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, 2+2 समिट चल रहा है दोनों देशों में। ओके, एंड सबसे बड़ा इशू जो है आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ना दो डेवलपमेंट हुए हैं यूएसए में। एक एक तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बाइडेन, उन्होंने खुद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज किया है फर्स्ट, ठीक है, इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इस चीज से कंसर्न है कि प्राइवेट स्पेस में या सिविलियंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये डीप फेक वगैरह जो है इनका ज्यादा मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, तो ये सिविलियन इश्यूज से कंसर्न है। दूसरा, इनका जो पेंटागन हाउस है, ओके, जो इनकी पूरी सिक्योरिटी वगैरह देखता है, पेंटागन हाउस ने भी कुछ स्ट्रेटजी रिलीज की है अपनी आर्म फोर्सेस के लिए। राइट, तो ये हो गया सिविलियंस के लिए, ये हो गया आर्म फोर्सेस के लिए। ये दो चीजें, ये डेवलपमेंट हुई है यूएसए में। अब बात ये है कि ये दोनों चीजें इक्वली वैलिड हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। ओके, इसीलिए इंडिया और यूएसए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्रक्स है इस आर्टिकल का, और वही हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, the Foreign and Defense Minister of India and US gathered in Delhi this week to review and advance the defense and security partnership cooperation in artificial intelligence or to loom large in the discussion. ठीक है, दो डेवलपमेंट हुई है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एआई issued by President Joe Biden, and other is the release of Pentagon updated strategy for AI adoption by the US Armed Forces. Now, जो executive order है, it is about securing the use of AI in various civilian uses, and Pentagon strategy highlights the importance of integrating rapid development of AI into military doctrine and operations. All right. Now, what is the main thing? Main thing is that the simultaneous need to stay on top of technology. यूएस हमेशा टेक्नोलॉजी में अपना एडवांटेज बनाए रखना चाहता है, आगे रहना चाहता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा यूज कर रहा है अपने डिफेंस में, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दैट इज चाइना। ओके, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत तेजी से यूज कर रहा है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, एंड यूएस की जो हेजमनी है वर्ल्ड ओवर उसको चैलेंज करने के लिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 साल पीछे देखेंगे ना, तो ये माना जाता था कि चाइना को अभी कम से कम 70 साल और लगेंगे यूएस के बराबर आने में डिफेंस में। बट पिछले 10 साल में इतना तेजी से आगे बढ़ा है कि आजकल वो बस 10-20 साल की डिफरेंस और रह गया उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज में। ऑलराइट, सो इसी को ये जो हेजमनी है इसको मेंटेन करने के लिए ही यूएसए चाहता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में सबसे आगे रहें अपने डिफेंस के लिए। Now, need to stay on top of technology that could significantly alter the global power structure and prevent the dangers of this technology from spinning out of control. Its potential for misuse and social consequences are far more sweeping. ठीक है, बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं चीजों को, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है डिस्ट्रप्शन कॉज करने का। Now, ये जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन को शो करता है बिकॉज देयर डीपनिंग राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। हमने देखा था यूएस ने अपनी यहाँ की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ओके, जो 10 नैनोमीटर से कम की चिप डेवलप करती है, उनको मना कर दिया, उनको बैन कर दिया कि आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप चाइना के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। ऑलराइट, नीदरलैंड ने भी बैन कर दिया अपनी कंपनीज को चाइना के साथ ये टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने से। The prospect of Beijing getting ahead in using of artificial intelligence for economic and military purpose is of deep concern to both US as well as India. Okay? इसीलिए इंडिया को यूएस के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया के पास मैन पावर है, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल है, इसलिए इन दोनों का कोलैबोरेशन अगर होता है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों आगे बढ़ सकते हैं, और दोनों का चैलेंज चाइना ही है। ऑलराइट, और चाइना के पास तीनों चीज है, उसके पास मैन पावर भी है, उसके पास कैपिटल भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। इसलिए उसको रोकने के लिए इंडिया यूएसए को साथ में आकर ही काम करना पड़ेगा। Now, Biden's executive orders seek to establish new standards for safety and security, protect Americans' privacy, advance equity and civil rights, stand up for consumer and workers, promote innovation and competition, advances American leadership around the world. While the order covers a wide range, it does not interfere to defense। ठीक है, जो बाइडेन का ऑर्डर है वो सिविलियन इश्यूज से कंसर्न है,
डिफेंस का पेंटागन लेकर आया है। पेंटागन इज नॉट न्यू टू एआई एंड हैज बीन अमंग द अर्लीस्ट फंडर्स ऑफ एआई रिसर्च एंड हैज डेवलप मिलिट्री यूजेस फॉर एआई ओवर लास्ट 6 decades। तब से काम कर रहा है यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने डिफेंस में। चाइना ने बहुत लेट शुरू किया बट वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है। नाउ अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, देयर इज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिफेंस। क्यों? चाइना को टैकल करने के लिए। नाउ दे वांट टू बिल्ड ऑन द डिसीजन एडवांटेज। डिसीजन यानी कि देखिए जनरली बैटल्स या प्लानिंग स्ट्रेटेजी इन चीज में क्या है, हम ह्यूमन ब्रेन यूज करते हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी तरीके से डिसीजन को और एनहांस कर सके, क्विकर एज वेल एज मोर एफिशिएंट, तो और ज्यादा आप बेटर डील कर सकते हो बैटलफील्ड में। AI-enabled system can help accelerate the speed of commanders' decision and improve the quality and accuracy of those decision। तो ये सारे पॉइंट्स आप वहां यूज करेंगे जब कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे नुकसान क्या हैं एक कंट्री के डिफेंस में या मिलिट्री यूजेस में। राइट, तो हम लोग सिर्फ जनरली क्या इक्विपमेंट्स वगैरह इन सब पे ध्यान देंगे, ठीक है, कैसे हम रोबोट्स वगैरह ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कमांडर्स की डिसीजन मेकिंग को भी एनहांस कर सकता है, बेटर बना सकता है। AI in many aspects of our mission, from battle space awareness, cyber reconnaissance to logistic, force support, and other back office functions. We are mindful of AI potential dangers and determined to avoid them. China has been talking about deploying AI to develop an intelligentized military. The ambition to make PLA a world-class armed force in the next 2 decades, ये चाइना का गोल है। ओके, उनके जो प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बार जब उनका आर्मी डे था तो वहां पर कहा भी था दैट PLA शुड नाउ बी रेडी नॉट जस्ट टू फाइट बट टू विन द बैटल्स। China has made major strides in the development and adoption of AI by both its industry as well as military. Okay, so its civilian military fusion has given many advantage to Beijing in AI race. ओके, चाइना एआई में जिस तेजी से जा रहा है, इंडिया कहीं नहीं टिकता उसके सामने। फॉरगेट अबाउट बिकमिंग विश्वगुरु और एनीथिंग। ओके, इसलिए यूएसए के साथ कोलैबोरेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ दिस इज द फिफ्थ राउंड ऑफ 2+2 डायलॉग। ओके, तो हम 4 चीजों पर मेजर फोकस करना चाहिए इंडिया को। फर्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इज एट वेरी हार्ट ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप विद लॉन्च ऑफ आईसेट इनिशिएटिव। मैंने पहले भी इसकी बात की है। ICET, इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। ओके, हाउएवर द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ AI हैव एडवांस्ड एट ए रैपिड क्लिप सिंस देन। और ये कोलैबोरेशन हमारा काफी तेजी से बढ़ा भी है पिछले कुछ सालों में। एंड अगेन देखिए, एक घर में कोई कितना भी लड़ ले आपस में, अगर उन दोनों की लड़ाई खत्म करके उनको एक साथ लाना है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल डेंजर ले आइए उनके लिए। बस वही कहानी इंडिया यूएस की है। हमारे टर्म्स पे इनके साथ बहुत ज्यादा खराब रहे कई टाइम तक, लेकिन जैसे जैसे चाइना थ्रेट वर्ल्ड ओवर बढ़ता चला गया, तब से दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा एक दूसरे के आसपास आने लगी। नाउ सेकंड, we should elevate our cooperation in AI to higher level in bilateral defense partnership, because both seek to build a stable balance of power system in Indo-Pacific. AI will acquire an even larger role in defense strategies to redress their growing vulnerabilities and growing size and sophistication of China's military power. द बायलैटरल डिफेंस इनोवेशन ब्रिज, ठीक है, जो अनाउंस किया था पीएम मोदी जब हमारे वॉशिंगटन गए थे अमेरिका जून में, इट हैज बिगन टू प्रोड्यूस रिजल्ट। दैट इज गुड न्यूज, बिकॉज दो हफ्ते पहले ही यूएस स्पेस फोर्स जो है उसने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करा है विद 2 इंडियन स्टार्टअप। ये पहली बार है जब यूएस की आर्म फोर्सेस ने किसी के साथ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी फॉरेन एंटिटी के साथ, और इंडिया के 2 स्टार्टअप्स के साथ इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, क्योंकि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, रिजल्ट भी आपको अपने आंसर में दिखाने चाहिए कि हाँ, ये जो एग्रीमेंट साइन किया था, ये वाला बायलैटरल डिफेंस इनोवेशन ब्रिज, ओके, दिस DIB डिफेंस इनोवेशन ब्रिज, ये जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था उसने रिजल्ट भी दिखाए हैं हमें, ठीक है। पहली बार यूएस फोर्सेस ने किसी के साथ, फॉरेन एंटिटी के साथ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ओके। उसमें से एक है 114 AI, इट इज डेवलपिंग AI फॉर स्पेस डोमेन अवेयरनेस। Yeah. However, third point is the biggest constraint क्या है इसमें, shortage of scientists, technologists and engineers. Now India has a natural talent pool to meet this demand. India must invest in expanding the quality and quantity of AI talent
and US can provide solid support through collaboration in education, research, training. Okay. The framework for such cooperation already exists under ISET and need to be expanded and intensified in the AI domain. Okay. और अब तो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अलाउ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 3 यूनिवर्सिटीज अनाउंस भी की है कि हम इंडिया में ओपन कर रहे हैं। उसी तरीके से यूएस भी अपनी यूनिवर्सिटीज ओपन करे, एजुकेशन में कोलैबोरेट करे और हम लोग एक अच्छी वेल स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर डेवलप कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। Now, the emphasis is on the responsible development and use of AI, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। The range of issues covered under the two documents are also relevant for Indian economy, society, democracy, and defense. India-US collaboration on promoting sensible domestic and global governance of AI is critical for separating the use and abuse of this powerful technology that is evolving at a rapid pace. Alright, so that was a wonderful article. Now next is यहाँ पर ये टीबी से रिलेटेड है। तो देखिए हमारा टीबी एडमिशन का टारगेट था 2025, बट हाउएवर ये तो मिस होने वाला है। ठीक है, और टीबी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वेरिएंट। ओके, और इसको मैं ऑलरेडी क्योंकि अपनी मेंस 450 प्लस में कवर कर चुका हूँ टीबी एलिमिनेशन, तो आप इसको वहां से देख लीजिएगा, इसमें कोई न्यू पॉइंट नहीं है, फिर भी मैंने हाईलाइट किया है। अगर आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए होती ना हाईलाइटेड, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल से ले लिया कीजिए इसको। ठीक है, next, monitor with a problem. GPS tracker on UAPA accused does not address the fundamental issues, carry risk. Now see, यहाँ पर क्या है कि एक आदमी था, उसको बेल दी है कोर्ट ने। ठीक है, इट ग्रांटेड ए बेल अंडर यूएपीए एक्ट 1967। तो उसको इस कंडीशन में दी है कि आपको एक जीपीएस ट्रैकर अपनी कलाई पर, अपनी रिस्ट पर पूरे टाइम पहन के रखना होगा। ओके, ये फर्स्ट टाइम है कंट्री में जब इस तरह की कंडीशन इम्पोज की गई है किसी पर। ओके, क्योंकि वो मॉनिटर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ द एक्यूज्ड रिलीज ऑन बेल। बट नाउ द थिंग इज, क्या ये वियरेबल डिवाइस जो है, क्या ये रिलायबल है? क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है? क्या इस ये जो डेटा सेंड करेगा, जो भी मॉनिटर कर रहे होंगे पुलिस अथॉरिटीज की मूवमेंट को, क्या वो डेटा में एरर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और कई बार ये जो वेरिएबल डिवाइस होते हैं ना, इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। जैसे सपोज कोई सो रहा है रात में, उसकी डिवाइस की बैटरी डाउन हो गई, तो पुलिस वाले ये मान लेंगे कि नहीं नहीं इसने डेलिबरेटली ऑफ किया है डिवाइस, ये कुछ गलत मूवमेंट कर रहा है, कुछ संदिग्ध एक्टिविटी कर रहा है। ओके, तो इतने रिलायबल नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी पुलिस, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से हुई है कि वो कोप अप कर पाएंगे इस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेटा के साथ। ओके, तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं इसमें। नाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी इज क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी इज प्रोन टू एरर्स एंड इट्स फॉल्टी नेचर कैन बी रिजल्ट इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। Now, to ensure that दो, और ये क्यों कंडीशन इम्पोज की गई, टू एंश्योर दैट जिन पे भी ये कंडीशन इम्पोज की गई, दे रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग द विक्टिम्स और विटनेस, टेम्पर और मैनिपुलेट एविडेंस और कमिट एनी फर्दर क्राइम, टू दे स्टे इन ए सर्टेन जियोग्राफिक एरिया और प्रोहिबिट देम फ्रॉम लिविंग द jurisdiction of the court without permission. Okay, so tracking the movement thus is useful in checking the compliance. ये मोटिव है उसके पीछे जो कोर्ट ने कंडीशन लगाई है। ऑलराइट, अब जैसे आपने दृश्यम मूवी देखी, उसमें वो लाश को निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस में जब बेल देते हो ना, तो आप तो उस एक्यूज पे ऐसा वेरिएबल डिवाइस लगाओगे कि हम आपकी मूवमेंट मॉनिटर कर सकेंगे कि आप बस अपने घर जा रहे हैं, अपने शॉप पे जा रहे हैं, बीच में आप ये कहाँ गए थे। ओके, इस तरह की चीजें। नो, रियलिटी में हमेशा टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और इस केस में भी लिमिटेशन है। जैसे सैटेलाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सेल्युलर नेटवर्क आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीपीएस ट्रैकर। तो बिगर सिटीज में तो ये हो सकता है, बट स्मॉल सिटीज में कैसे होगा? देखिए, जीपीएस में फेल टू पोजीशन एक्यूरेटली, बिल्डिंग्स, foliage, वेदर कंडीशंस कैन लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स। डिवाइस कैन नॉट मेंटेन ए कंटिन्यूअस सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ आइडियल कंडीशन। बीच बीच में सिग्नल जाएगा और फिर आपको लगेगा कि ये जानबूझ के ऑफ किया है इसने, कहीं ये गलत जगह जा रहा है। So there may be issues with the accuracy when the device is exposed to water and is static for a long period. ठीक है, तो reliance on GPS tracking thus assumes existence of optimal condition. ये मान के चलता है कि कंडीशन बिल्कुल ऑप्टिमल रहेंगे। अब किस दिन वेदर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, या उस वेरिएबल डिवाइस में वाटर वगैरह एंटर कर गया बारिश में, तो फिर वो मेल फंक्शन कर जाएगा। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसने डेलिबरेटली किया है या गलती से हुआ है? और इंडियन कंटेक्स्ट में तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। ये अमेरिका यूज करता है, बट इवन वहां पर भी काफी एरर्स आते हैं। नाउ द एंकल मूवमेंट, ये कुछ एक रिसर्च है जो दिखाती है कि एंकल मूवमेंट आर हाईली प्रोन टू फॉल्स अलार्म ड्यू टू पुअर सिग्नल। पुलिस पर्सन इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग अलर्ट्स स्ट्रगल टू डिटरमिन विच अलर्ट वाज जेन्युइन और कौन सा अलर्ट गलती से आया। द मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिशियल्स डेडिकेटेड टू ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स
बिफोर द यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकिंग कैन इवन बी कंसिडर्ड इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहले आप पुलिस को उतनी अच्छी ट्रेनिंग तो दे लीजिए, ठीक है, हमारे पुलिस पर्सन पर उतनी अच्छी ट्रेनिंग ही नहीं है। नेक्स्ट इज like dependent on batteries and can malfunction or discharge. The technology not only inaccurate but also unreliable and it can lead to serious ramifications. फिर आप अगले दिन उसको फिर पुलिस स्टेशन बुला लोगे, फिर अरेस्ट कर लोगे कि आप 1 घंटे बीच में कहाँ गायब हुए, यार उसका डिवाइस मेल फंक्शन कर गया था और कहाँ गया था। Okay, so we should take the caution before relying on technology completely. Now, these GPS enabled trackers have been readily adopted in the administration of criminal justice without due diligence. Okay, but there are always questions about their validity and reliability as well as capacity of our law enforcement agency personnel to use it. So there is risk for a fair trial rights of the accused person. ये दिल्ली की कैपिटल वगैरह का रिलेटेड है, सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार सेम चीजें पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक पर्सनल व्हीकल की डिमांड कम नहीं होगी ना, तब तक ये क्लीन एयर नहीं मिल सकती आपको दिल्ली में। सबको अपने पर्सनल व्हीकल से जाना है, मेट्रो है, बसेस हैं, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली पीपल प्रेफर कि हम अपनी कार से ही जाएंगे। ओके, एंड इवन वी नीड टू सी द इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ क्लीन एयर। ये समझाना जरूरी है लोगों को कि अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, घर में हो और आप ये सोच रहे हो कि हम तो कंफर्टेबल हैं, हमारे यहाँ तो पॉल्यूशन फेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन आपकी सांस तो सब एक ही हवा में ले रहे हो ना, रिच हो या पुअर हो, कहीं भी रह रहे हो, तो अल्टीमेटली फिर आपकी हेल्थ खराब होती है और उसके उसको फिर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आता है, तो खर्चा तो आपका तब भी आता है ना। सो बेटर है कि आप वो करें। ये लिखा गया है बाय डेरेक ओब्रायन, ही इज पॉलिटिशियन, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमेशा ये दिखाएंगे कि सेंटर की स्कीम्स खराब हैं और हमारे स्टेट की स्कीम्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो ऐसे फालतू आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, पैलेस्टीन। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो इसराइल के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि गाजा को एक बार हम गाजा से हमास को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, हमास खत्म हो जाए यहाँ से, और उसके बाद गाजा की सिक्योरिटी आगे फ्यूचर में भी इसराइल इंश्योर करेगा। बट इस बार यूएस ने इसके अगेंस्ट बोला है कि नहीं, पैलेस्टीन शुड बी गवर्न, पैलेस्टीनियन जो वहाँ के लोकल हैं, दे शुड गवर्न द गाजा वंस इजराइल एंड इट्स वॉर अगेंस्ट हमास। एक बार आप हमास को खत्म कर दो, उसके बाद उनकी टेरिटरी उनके हैंड ओवर कर दो। ओके, नेतन्याहूस आइडिया दैट इजराइल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इंडेफिनेटली, तो ये अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने इंश्योर किया देयर विल बी नो रीऑक्यूपेशन ऑफ गाजा आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर विल बी नो अटेम्प्ट टू ब्लॉकेड ऑफ besiege गाजा एंड देयर विल बी नो रिडक्शन इन द टेरिटरी ऑफ गाजा। So this war is not against the Gaza or the Palestinians. This war is against the Hamas, which is a terrorist organization. एक बार हमास को खत्म कर दिया, उसके बाद गाजा वहां के लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। नो, अब देखिए अगर इसराइल में कोई सोल्जर है, ठीक है, वो सपोज वो शहीद हो गया, ठीक है, तो वहां पर एक प्रोविजन है कि उसका स्पर्म, इवन उसके मरने के बाद भी आप उसका स्पर्म रिट्रीव कर सकते हो, सपोज उसकी कोई विडो है, वाइफ, ठीक है, और वो अपने चाइल्ड बर्थ के लिए यूज कर सकती है, तो विडोज को अलाउ है, ये बहुत इजी था, ठीक है। बट अब पेरेंट्स को भी अलाउ किया जा रहा है ये। यहाँ पर तो क्या है कि विडो को अगर चाहिए तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं लगती, लेकिन पेरेंट्स को अगर चाहिए तो उनको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी अपने बेटे के स्पर्म को रिट्रीव करने के लिए, ताकि कल को उसकी मदद से एग को फर्टिलाइज किया जा सके एंड दे कैन हैव ए ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर सन। Israel is allowing parents to circumvent usual legal procedure to have sperm of their fallen soldier's son or civilian son to increase its chances of viability when it is later unfrozen and used to fertilize an egg. Okay, posthumous sperm retrieval at the request of a widow without any need for legal bureaucracy, but parents की बात जहां आएगी तो they must obtain an order from the family court. अब देखिए वेस्ट एशिया में हमेशा माना जा रहा है कि यहाँ के हर फसाद के लिए जड़ है यूएस, तो बहुत अटैक यूएस फोर्सेस जो स्टेशन है अलग अलग कंट्रीज में वेस्ट एशिया में, उन पे काफी अटैक हुए हैं, एज मैनी एज 40 अटैक ऑन यूएस फोर्सेस इन इराक एज वेल एज सीरिया। ओके, उनका मानना है कि वेस्ट एशिया में जो पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है आज तक, ये सब इन लोगों ने किया है। यहाँ पर जापान में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है और उसका काफी सारा मटेरियल जो इकट्ठा हुआ, तो यू कैन से एक नया आइलैंड इमर्ज हुआ है, हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके सेडिमेंट्स बहुत पतले हैं, वल्नरेबल हैं, वो सबसाइड कर जाएगा दोबारा। बट बताना ये है कि ये हुआ कहाँ पर है, तो एन अंडर सी वोल्केनो इरप्टेड ऑफ जापान, ओके, with a rare view of birth of a new tiny island. Okay, it is located around southern coast of Iwo Jima, जैसे भी प्रोनाउंस करना हो।
चलिए यहाँ पर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि हमारा जो आपको पता है ना एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, 6 मेंबर होते हैं, 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से, और वोटिंग होती है 6 लोगों में। अगर मान लो 3-3 से टाई हो गया तो गवर्नर दोबारा वोट करेंगे सेकेंड टाइम, ओके, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट, तब डिसीजन होता है इस हिसाब से। और एमपीसी का टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन को सेट करना, इन्फ्लेशन को 2 से 6% की रेंज में रखना। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 4 ± 2, ओके। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन गोल है। और ये कैसे करते हैं, रेपो रेट को डिसाइड करके। रेपो रेट को डिसाइड करके अगर रेपो रेट सपोज डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि नीचे लोन जो जाते हैं मार्केट में वो सस्ते हो जाएंगे वाया बैंक्स, राइट। और जब लोन सस्ते होते हैं तो फिर ग्रोथ को एक पुश मिलता है इंडिया की, ओके। तो वो उसमें कुछ नया काम का नहीं है। यहाँ पर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरम ये एक सही बात कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन एक अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पोज करता है कि आपके एमिशन इतने नहीं होने चाहिए, उतने नहीं होने चाहिए, तो उस वजह से क्या है कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पोज हो जाती है ऑन डेवलपिंग कंट्री स्पेशली। और जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक ट्विन चैलेंज है, पहला पॉवर्टी एलिवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें ग्रोथ भी करनी है और पॉवर्टी भी एलिवेट करनी है। अब उसमें आप हम पे इम्पोज करने लगोगे कि क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखिए, एनर्जी ट्रांजिशन कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके आता है। और हमने टारगेट क्या सेट किया, हमने किया है वी विल रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070 एंड वी विल ऑल्सो हैव 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। तो ये थोड़ा मुश्किल है ये टास्क कंप्लीट करना। लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेन पेज में ये सब पॉलिटिक्स रिलेटेड है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ये बताना चाहूंगा, ये मैच द फॉलोइंग में आपको प्रीलिम्स में दे दिया जाता है। जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो उसका टेलीस्कोप कौन सा है, यूक्लिड, ओके। नासा, उसका है ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जॉइंटली ऑपरेट करते हैं नासा, ईएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन सब के बारे में मैं आपको जब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज कराऊंगा तो उसमें डिस्कस भी करूंगा, ओके। अभी सिर्फ यहाँ पर जो दिया हम उतना जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ बातें ग्वालियर के लिए हैं। तो ग्वालियर को टैग मिला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की तरफ से, ओके, फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड हार्नेसिंग कल्चर एंड क्रिएटिविटी, ओके। सो नाउ ग्वालियर विल बी कॉल्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक, while कोझिकोड इन केरल विल बी नोन एज सिटी ऑफ लिटरेचर, राइट। ग्वालियर घराना हम लोग पढ़ते ही हैं जब हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं अबाउट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ओके। ग्वालियर घराना काफी फेमस था और इसकी शुरुआत किसने की थी, राजा मानसिंह तोमर ने इन 15th सेंचुरी, ओके। और ये माना जाता है कि मानसिंह ही वो थे जिन्होंने इन्वेंट किया था ध्रुपद स्टाइल। और मानसिंह ने लिखा है मन कौतूहल, ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रिटाइज ऑफ म्यूजिक इन हिंदी। तो इस तरह की चीजें याद रखिए, मन कौतूहल बाय मानसिंह। नाउ द ख्याल सिंगिंग जो हम लोग आजकल देखते हैं, इट इमर्ज फ्रॉम ध्रुपद अंडर ग्वालियर घराना व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ कव्वाली। इसके अलावा कुछ पर्शियन वर्ड्स भी इंक्लूड किए गए एंड दी कंसेप्ट ऑफ बंदिश की ठुमरी, ठीक है। मियाँ तानसेन को सब जानते हैं, वो यहीं से आते थे ग्वालियर साइड से ही, ओके। ही ट्रेंड अंडर, उनके गुरु का नाम क्या था, स्वामी हरिदास, ओके, जो प्रैक्टिस करते थे ध्रुपद को, बट उनकी पोएट्री डेडिकेट थी टू कृष्णा नॉट विष्णु। और आपको तानसेन का रियल नाम अगर पता हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, ही इज रियल नेम नॉट तानसेन। नाउ मोहम्मद गौस, ये भी एक सूफी संत थे, ही ऑल्सो हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन तानसेन। और तानसेन म्यूजिशियन थे, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ रामचंद्र सिंह ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। फिर अकबर ने इनको इनवाइट किया, लेकिन क्योंकि ये वैष्णव वैष्णव म्यूजिशियन थे तो इन्होंने पहले मना कर दिया था, बट फिर रामचंद्र ने इनको इंसिस्ट किया और फिर फाइनली ये मुगल कोर्ट में गए एट द एज ऑफ 60, ओके, बहुत लेट गए थे। एंड अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बस इतना जानना था। Okay, that's it. Sports news. So that's it for today's session. Thanks for joining and please follow the main series diligently because दिसंबर तक का ही टाइम है आपके पास मेंस पे फोकस करने का। जनवरी से हम लोग पूरा फोकस प्रीलिम्स में करेंगे और रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे पूरे सिलेबस की अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ओके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।